हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत वर्मा हिंदी माध्यम में आपको भूगोल विषय जो है पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास के टॉपिक जो है संसाधन के बारे में। ठीक है, संसाधन का अर्थ क्या है, कोई वस्तु कब संसाधन बनती है और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संसाधन एक प्राकृतिक व मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जिमरमैन ने लिखा है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। जिमरमैन ने क्या बताया कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह उद्देश्य मानव का व्यक्तिगत हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, सामाजिक लक्ष्य भी हो सकता है। व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करना और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। कोई वस्तु कब संसाधन बनती है, कोई भी वस्तु जब संसाधन बनती है जब मानव उसका प्रयोग करता है। जैसे भूमि के अंदर मान लो कोयला है, जब इसका मानव ने बाहर निकालकर उपयोग प्रारंभ किया तब ये संसाधन बना। जैसे अभी मान लो भूमि के अंदर एक वस्तु है ए, इसका अभी उपयोग संभव नहीं है। क्या उपयोग इसका संभव नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर मान लो 20 साल बाद में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तब यह वस्तु क्या बन जाएगी, संसाधन बन जाएगी। तो संसाधन कब बनती है कोई वस्तु, जब उसका मानव जो है प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से जो इसका वर्गीकरण किया उत्पत्ति के आधार। एक कौन सा है, पहला है जैविक संसाधन, दूसरा कौन सा है, अजैविक संसाधन। दूसरा कौन सा, अजैविक संसाधन। बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक व अजैविक संसाधनों में अंतर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैविक संसाधन किसे कहते हैं, जैविक संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अजैविक संसाधन से आप क्या समझते हो, अजैविक संसाधन के दो उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले जैविक संसाधन किसे कहते हैं, जैविक संसाधन उसे कहते हैं वे संसाधन जिनके अंदर जीवन क्रिया पाई जाती है, जैविक क्रिया पाई जाती है। ठीक है, वे संसाधन जिनके अंदर जैविक क्रिया पाई जाती है। सरल भाषा के अंदर अगर हम कहें तो जैविक संसाधन वो होते हैं जो सजीव होते हैं। ठीक है, अगर हम सरल भाषा के अंदर कहें तो वे संसाधन जो सजीव है उसे बोलते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जो है ना, वो प्रजनन क्षमता के द्वारा अपने वंश के अंदर वृद्धि करते रहते हैं। तो ये इसमें से अधिकांश संसाधन जो है वो असमाप्य है। इनमें से अधिकांश संसाधन क्या है, असमाप्य। अगर हम उदाहरण देखें इसके तो मानव जैविक संसाधन का क्या है, एक उदाहरण है। जीव जंतु ये जैविक संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद में घास, ये चरागाह, ये जैविक संसाधन का उदाहरण है। और वन, ये भी जैविक संसाधन का उदाहरण है। जैविक संसाधन आगे दो प्रकार से इसको वर्गीकरण किया गया है। एक होता है विद्यार्थियों चल जैविक संसाधन। कौन सा, चल जैविक संसाधन। और दूसरा कौन सा है विद्यार्थियों, अचल जैविक संसाधन। दूसरा जो है वो है अचल जैविक संसाधन। चल जैविक संसाधन क्या होता है, चल जैविक संसाधन वो होता है जो जिनके अंदर जैविक क्रिया पाई जाती है, सजीव होते हैं और उसके साथ साथ वो जो है गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे मानव,
मानव के अंदर क्या है, जैविक क्रिया भी होती है और मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी करता है। और उसके बाद में दूसरा कौन सा है, जीव जंतु, और जीव जंतु भी इसका एक एग्जाम्पल। अचल, अचल का मतलब जो चल नहीं सकते लेकिन जिनके अंदर जैविक क्रिया पाई जाती है, ठीक है, सांस तो लेते हैं वो लेकिन वो चल नहीं सकते, जैसे घास और वन, ये इसके उदाहरण हैं। अब बोर्ड में कैसे प्रश्न आता है, चल जैविक संसाधन किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दो। अचल जैविक संसाधन किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दो। इस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आगे हम जो इसका उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है, इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है अजैविक संसाधन, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे जो है वो जैविक क्रिया पाई जाती है और इनमें जैविक क्रिया का अभाव होता है, निर्जीव होता है एक प्रकार से। यहाँ पे ये संसाधन प्रजनन क्षमता के द्वारा अपने वंश में वृद्धि करते थे, यहाँ पे प्रजनन क्षमता का अभाव पाया जाता है। इनके अंदर श्वसन क्रिया थी, इसमें किसी प्रकार की कोई श्वसन क्रिया नहीं होती। इसमें चल और अचल थे, इसमें अचल संसाधन थे। अब उदाहरण जैसे सोना अजैविक संसाधन है, निर्जीव है, किसी प्रकार की कोई जैविक क्रिया नहीं पाई जा रही है। उसके बाद में चांदी, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई जैविक क्रिया नहीं पाई जा रही। तो हमने क्या पढ़ा विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, एक जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन, और इसके उदाहरण हमने पढ़े। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, वो भी हमने पढ़ा कि बोर्ड में किस प्रकार के आते हैं। बोर्ड के अंदर जैविक और अजैविक संसाधनों में क्या पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है, चल अचल संसाधन के बारे में भी पूछ सकता है। आगे का जो वर्गीकरण है, हम दूसरा जो वर्गीकरण इसका पढ़ेंगे वो है उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर विद्यार्थियों संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऊर्जा संसाधन, कौन सा, ऊर्जा संसाधन, और दूसरा कौन सा विद्यार्थियों, गैर ऊर्जा संसाधन। दूसरा कौन सा है, गैर ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला से क्या बनती है, बिजली, और उससे हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, ये सारे इसके उदाहरण हैं। ऊर्जा संसाधन विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं। राजस्थान बोर्ड 2020 के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आया। एक ऊर्जा संसाधन जो होते हैं वो होते हैं परंपरागत, कौन से होते हैं, परंपरागत, और दूसरा कौन सा है विद्यार्थियों, गैर परंपरागत। दूसरा कौन सा है, गैर परंपरागत। परंपरागत जो है ये वे ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऊर्जा प्राप्त हो रही है उनसे। जैसे हम लोहे का प्रयोग तो प्राचीन समय से कर रहे हैं लेकिन उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, तो ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, और उसके साथ में जिसका प्रयोग हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये इसका एग्जाम्पल। यही क्वेश्चन आया था बोर्ड परीक्षा के अंदर 2020 में से 1 मार्क्स का। अब आगे दूसरा है गैर ऊर्जा संसाधन।
गैर ऊर्जा नहीं, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, गैर ऊर्जा के बाद में तो हम आगे पढ़ेंगे। गैर परंपरागत मतलब ऊर्जा प्राप्त हो रही है इससे, लेकिन वे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हमने अभी अभी प्रारंभ किया, रिसेंटली लास्ट 10 ईयर 20 ईयर के अंदर जिनका उपयोग हमने प्रारंभ किया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब हमें बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न मिलेगा? बोर्ड में क्वेश्चन मिल सकता है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर आ गया कि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण बताइए, तो इस बार ये भी आ सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण। गैर ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जिनसे हमें किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। कौन से? तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों की आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम आगे का वर्गीकरण पढ़ेंगे, आगे का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आगे का वर्गीकरण है संसाधनों का उपयोग की सततता, मतलब निरंतरता, उपयोग की सततता के आधार पर दो प्रकार से विद्यार्थियों इसका वर्गीकरण किया गया है, और इसमें से बोर्ड में 2019 में प्रश्न आया है। तो आपको ये बात एक पता चली होगी कि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो संसाधनों के वर्गीकरण में से आ रहे हैं। एक जो होता है संसाधन इसका नवव्यय करणीय संसाधन, इसको असमाप्य भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अनव्ययकरणीय। कौन सा होता है विद्यार्थियों? अनव्ययकरणीय, और इसे समाप्य कहते हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन वो होते हैं या असमाप्य जिनका एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है और ये जल्दी से समाप्त नहीं होते, इसी कारण इसे जो है असमाप्य ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जल को हम एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। हवा, इसका भी हम एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं। अब किसे कहते हैं नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन? वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग किया जा सके। उदाहरण आपने यहाँ पे देखिए, अनव्यकरणीय जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। कौन से? जैसे उदाहरण देखें इसके, कोयला। अगर कोयला एक बार आपने जला दिया तो उसके बाद में उसकी राख मिलेगी, तो उसका प्रयोग संभव नहीं होता। पेट्रोल भी अनव्यकरणीय का एक उदाहरण है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, उपयोग की सततता या उपयोग की निरंतरता के आधार पर संसाधनों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक जो है वो है नव्यकरणीय और एक जो है अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय वो होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे जल, वायु, ठीक है। अनव्यकरणीय जो एक बार प्रयोग करने के बाद में उनका दोबारा प्रयोग संभव नहीं होता, ये इसके उदाहरण है।
आगे वाला वर्गीकरण हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। क्या होता है विद्यार्थियों स्वामित्व? स्वामित्व होता है मालिकाना हक कि संसाधन का मालिक कौन है। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 2 प्रकार से वर्गीकरण नहीं 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला जो है वो है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा विद्यार्थियों? राष्ट्रीय। और तीसरा जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया है? 3 प्रकार से। व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के हो या किसी संस्था के हो, उस पे अधिकार एक व्यक्ति या एक संस्था का हो। जैसे आपके पास नगद राशि कितनी है, कैश कितना है, आपका खेत वो आपका खुद का है, आपका घर वो आपका खुद का है, आपके पास जो ज्वेलरी पड़ी है वो आपकी खुद की है, तो ये व्यक्तिगत होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जिस पे पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, जैसे खनिज, जल, वायु, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन जिस पे पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, पूरे राष्ट्र का स्वामित्व। अंतरराष्ट्रीय जिस पे पूरे विश्व का स्वामित्व होता है, भौतिक व जैविक संसाधन, इसके उदाहरण है महासागरीय जल। कोई भी ऐसे एक देश नहीं कह सकता कि प्रशांत महासागर मेरा है, अटलांटिक महासागर मेरा है, ठीक है। तो महासागरीय जल जो है वो पूरे विश्व का अधिकार है। तो विद्यार्थियों आज हमने क्या पढ़ा? संसाधन का अर्थ पढ़ा, कोई वस्तु कब संसाधन बनती है उसके बारे में पढ़ा। एक बार फिर सरल भाषा के अंदर, जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। अगर हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो कोयला एक संसाधन है। अगर हम जल का प्रयोग कर रहे हैं तो जल एक संसाधन है। फिर कोई वस्तु कब संसाधन बनती है? जब तक मानव उसका प्रयोग नहीं करता तब तक कोई वस्तु संसाधन नहीं कहलाती। फिर हमने उसका वर्गीकरण पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की निरंतरता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है संसाधन संरक्षण। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसाधन संरक्षण और संसाधन संरक्षण के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।